इन ज्ञान वैविध्य चैनल शेर श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं राकेश कुमार यादव आपको थर्ड ईयर शास्त्री थर्ड ईयर की पोएम द सी एंड द स्काईलार्क शास्त्री थर्ड ईयर के अंदर ये कोर्स में है। ओके, शास्त्री थर्ड ईयर के अंदर द सी एंड द स्काईलार्क। स्काईलार्क जानते हो ना? स्काईलार्क मीन्स ए वर्ड, ए काइंड ऑफ वर्ड, एक पक्षी है, ये लावा पक्षी बोलते हैं। सी मन होता है समुद्र, समुद्र की और लावा पक्षी की, इनकी स्टोरी एक सोनेट के रूप में द पोएट G.M. हॉपकिंस टेल्स इन दिस पोएम ही डिस्क्राइब्स ही यूजेस द सोनेट। ए सोनेट हैज 14 लाइन्स। ये हम पहले ही पढ़ चुके ना, सोनेट कितनी लाइनें होती है? 14 लाइनों की एक पंक्ति होती है। तो इसमें पहले अपन इंट्रोडक्शन टू द पोएट जान ले। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन टू द पोएट? फर्स्ट एट ऑल नो we should know introduction to the poet। इसका परिचय क्या है कवि का? कवि ने G.M. हॉपकिंस। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ G.M. हॉपकिंस? ये एक बार पूछा गया है कि G.M. हॉपकिंस का पूरा नाम क्या है बेटा? ठीक है ना? G.M. हॉपकिंस का पूरा नाम है गिलिरार्ड मेनेले हॉपकिंस। ओके, एंड व्हेन ही वाज बोर्न 1844 में इनका जन्म हुआ था एंड ही एक्सपायर्ड इन 89 यानी 1844 एंड 1889। ठीक है ना? ये 1889 के अंदर इनका जन्म हुआ था और 1844 के अंदर इनका जन्म हुआ था और 89 के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना? 44 के अंदर ये जन्म हुआ था इनका और 89 के अंदर इसकी क्या हुई थी? एक्सपायर हो गए थे। तो इस पोइम का जो क्या ये है और ये पोइम कब उन्होंने लिखी थी, इसका एक दूसरा टाइटल उन्होंने क्या दिया था मैं आपको बताता हूं। दिस पोइम वाज रिटन बाय 1874। ये कविता कब लिखी गई थी? 1864। ओके, फर्स्ट एट ऑल वी शुड नो G.M. हॉपकिंस composed this poem in 1864। ओके, व्हाट इज द अदर टाइटल रिटन? अदर टाइटल इसका नाम क्या था? वॉकिंग बाय द सी। वॉकिंग बाय द सी इसका अदर टाइटल था। WALKING, वॉकिंग बाय द सी। सी जानते हो ना, समुद्र को? ये इसका अदर टाइटल था और फिर इसका नाम इसने क्या रखा? द सी एंड द स्काईलार्क। ओके, एंड ही वाज द एल्डेस्ट चाइल्ड, है ना? हाई गेट स्कूल के अंदर ही वाज एजुकेटेड इन द हाई एंड ही वॉज एजुकेटेड इन द हाई गेट्स। हाई गेट के अंदर इन्होंने अपनी शिक्षा को गेन किया था। 1866 ही एडॉप्टेड, उन्होंने धर्म है ना वो चेंज कर दिया था और वो धर्म कौन सा था? ही टू बिकम ए रोमन कैथोलिक। वी कैन से दैट ही एक्सेप्टेड रोमन कैथोलिक। 1966 के अंदर उन्होंने रोमन कैथोलिक धर्म था ना उसको एक्सेप्ट कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था, अपना लिया था। ठीक है ना? क्योंकि ये वैदिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर गए हुए थे। तो ये एक शहर के किनारे पर खड़े हुए थे। जब शहर के किनारे खड़े हुए थे, रिल नामक का शहर था, रिल, है ना? RHYL। ये रिल नाम का जो शहर था, इस रिल नामक शहर के अंदर खड़े हुए थे। तो उन्होंने एक तरफ अपने समुद्र को देखा और एक तरफ उन्होंने स्काईलार्क पक्षी को देखा। तो उन्होंने उस सोनेट की रचना कर दी क्योंकि ही वेंट टू गेट ए वैदिक एजुकेशन, है ना? क्योंकि इन्होंने रोमन कैथोलिक धर्म को अपना लिया था और वैदिक शिक्षा के ये क्या थे? शौकीन थे। तो उन्होंने जब 1866 के अंदर 18 है ये बेटा, 19 में लिख देता हूँ बार, सॉरी, 1866 के अंदर उन्होंने जब ये कैथोलिक धर्म को अडॉप्ट कर लिया था, रोमन कैथोलिक को, तो वैदिक शिक्षा के ये शौकीन थे और इन्होंने हाई गेट में स्कूल में शिक्षा गेन की थी। ही रोट ए नंबर ऑफ सोनेट इन इंग्लिश लिटरेचर। द सी एंड द स्काईलार्क इज वन ऑफ देम। सी एंड स्काईलार्क उनमें से एक है और इसकी राइम स्कीम क्या होती है वो भी बताऊंगा मैं आपको। फर्स्ट एट ऑल देयर आर 14 लाइन्स इन दिस स्टैंजा। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑक्टेव एंड सेस्टेड। ऑक्टेव हैज 8 लाइन एंड सेस्टेड हैज 6 लाइन। Okay, the problem is raised in the octave and we can get the solution in the sestet, है ना। तो इस स्टेंजा के अंदर देयर आर 2 क्वार्टेंस,
एवरी क्वार्टेंस हैज 4 लाइन्स, है ना, एंड सेस्टेड हैज 6 लाइन, 3 और 3, तो इसने 4 स्टेंजा के 2 लाइनें और 3 स्टेंजा के 2 स्टेंजा के रूप में 14 लाइनों के अंदर इसने सी और स्काईलार्क पक्षी के बारे में बताया है। ओके, अब पहले हमें ये जानना चाहिए, ये तो कवि का जो बायोग्राफी था, उसका जन्म कब हुआ था, उसकी मृत्यु कब हुई थी, उन्होंने कौन से शहर में अध्ययन किया था, वेल शहर के अंदर क्यों गए हुए थे, उन्होंने रोमन कैथोलिक धर्म क्यों एक्सेप्ट कर लिया था, और फिर उन्होंने उनका दूसरा टाइटल वॉकिंग बाय द सी था, द सी एंड द स्काईलार्क कब कंपोज किया था, 1864 के अंदर उन्होंने कंपोज किया था, है ना। तो ये अपने को थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अब अपन चलते हैं सी एंड द स्काईलार्क, ठीक है। तो पोइम को मैं रीड आउट करता हूं, और सोनेट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस सोनेट के अंदर क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर ये सोनेट है द सी एंड द स्काईलार्क। ओके, ऑन ईयर एंड ईयर, एक कान से दूसरे कान, यानी दोनों कानों की ओर इंडिकेट करता है। जीएम हॉपकिंस इंडिकेट बोथ ऑफ ईयर्स, ही इंडिकेट बोथ ऑफ ईयर्स। फर्स्ट लाइन ऑन ईयर एंड ईयर, टू नॉइसेस का मतलब होता है 2 प्रकार की आवाजों को वो सुनता है। टू ओल्ड टू एंड, अर्थात उतार चढ़ाव का संवेगात्मक ध्वनिया। टू ओल्ड टू एंड, टू ओल्ड टू एंड अर्थात उतार चढ़ाव की जो संवेगात्मक ध्वनिया है, उन संवेगात्मक ध्वनियों को वो क्या कर सकता है, सुनता है। ट्रेंच का मतलब होता है कोई चीज प्रवाहित होना। राइट हैंड की तरफ से, सीधे हाथ की तरफ से वो किसकी आवाज सुनता है, द टाइड जानते हो, टाइड तूफान, उसको बोलते हैं ज्वार भाटे को, टाइड। द टाइड दैट ए रैम्स अगेंस्ट द शोर, रैम्स का मतलब होता है एक प्रकार की वेव्स, RAMPS, रैम्स का मतलब क्या होता है, वेव्स, और वो लहरें क्या करती हैं, टकराती हैं। शोर का मतलब होता है तट, बैंक ऑफ द सी, है ना, समुद्र का जो किनारा होता है ना, तट होता है ना, उस तट पर लहरें क्या करती हैं, बोलो, रैम्स क्या करती हैं, अगेंस्ट द शोर, उस लहरें उसकी तरफ टकराती हैं, अर्थात एक तरीके से ज्वार भाटा। जानते हो ना ज्वार भाटा क्यों आता है, आप लोगों ने पढ़ा है 8th क्लास के अंदर, है ना। ईव एंड फ्लो, वी कैन से दैट ईव एंड फ्लो कब आता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाने लगता है, मूव्स अराउंड द सन, एंड दैट टाइम द टाइड कम्स, ईव एंड फ्लो कम्स। तो जब लहरें क्या करती हैं, वहां पर टकराती हैं, विथ ए फ्लड और ए फॉल, कभी फ्लड बाढ़ आ जाती है, कभी फॉल नीचे हो जाता है, यानी उसका प्रभावित होता है। ट्रेंच का मतलब होता है प्रभावित होता है, राइट हैंड की तरफ से वो देखता है, सबसे पहले राइट हैंड की तरफ से वो समुद्र की जो लहरें हैं वो तट पर आकर क्या करती हैं, टकराती है, विथ ए फ्लड और ए फॉल एंड लो लल ऑफ, और फिर धीरे धीरे लो लल, वो एक तरीके मरमरिंग करती हुई आवाज के अंदर, है ना, जब पत्थरों से, कंक्रीट से, जब पेबल्स से जब वेव्स निकलते हैं ना पानी की, तो वो एक प्रकार की नॉइस क्रिएट करता है, फिर एकदम शांत होकर, और ऑल रोर, फिर फ्रीक्वेंस, ठीक है ना, फ्रीक्वेंटिंग, लगातार, फ्रीक्वेंट होता है, फ्रीक्वेंसी नाम सुना होगा, फ्रीक्वेंसिंग डैम वाइल मून, है ना, वाइल मून सेल बियर एंड विंड, अर्थात जब तक चंद्रमा की कलाओं का घटना और बढ़ना, है ना, बियर एंड वेंड का मतलब होता है घटना और बढ़ना, चंद्रमा की जब तक कलाएं होंगी तब ये समुद्र की जो लहरें हैं वो तट पर क्या करेंगी, टकराएंगी, शोर होगा उनके अंदर, है ना। शोर का मतलब एक तरीके से तट पर लहरें क्या करती हैं, रैंप करती हैं, और ईव एंड फ्लो कम्स एंड डाउन, कभी आता है कभी चला। तो वी कैन से दैट इन द राइट हैंड ही लुक्स द एक्टिविटीज ऑफ द वेव्स, ठीक है ना। तो वो सी एक्टिविटीज ऑफ द सी, समुद्र की एक्टिविटी को देखता है, एंड द लेफ्ट हैंड की तरफ क्या करता, ऑफ लैंड, है ना, ऑफ लैंड आई हियर द लार्क असेंडिंग, असेंड जानते हो, असेंड का मतलब होता है आकाश में जब ऊंचा जाता है, असेंड एंड डिसेंड, जब लावा पक्षी वहां पर उड़ता है उसके कौन सी तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ से, तो वो पक्षी को देखता है, और वो पक्षी कौन सा है, स्काईलार्क, और स्काईलार्क इज सिंगिंग ए सॉन्ग एंड असेंडिंग टुवर्ड्स द स्काई, और आकाश की तरफ ऊंचा उड़ता हुआ चला जाता है। हिज रेस फ्रेश, अर्थात उसकी उत्तेजक क्या ताजा, रिवाइंडेड न्यू स्काइंड,
अर्थात ऊन के छल्ले की तरह उसके गीत हैं। उसके गीतों के अंदर छल्ले की जैसे गाने के अंदर इकोइंग होती चली जाती ना, तो वो इको होता हुआ गाना एकदम उत्तेजनात्मक, एक्साइटेड होकर क्या करता है, फ्लाई इन द स्काई। द स्काई लार्क वर्ड फ्लाइंग द स्काई, वेरी एक्साइटिंग, और एक ऊन के छल्ले की तरह उसके गानों के अंदर मधुर गीत उत्पन्न होता है। इन क्रैप्स ऑफ कर्ल ऑफ, है ना, उसके अंदर कर्ल ऑफ झुंड पड़ते चले जाते हैं, ऑफ वाइल्ड विच और रिल ऑफ फोर, फिर वो उड़ेलता है अपने गीतों के अंदर, एंड ए पैल्ड म्यूजिक, और फेंकता है, संगीत फेंकता है, टिल नन ऑफ स्पिल, उड़ेलता है, नॉर स्पेंड, ऐसा लगता है कभी खत्म नहीं होने वाला है वो गीत। वो गीत की जो है ना गाता चला जाता है, ऐसा लगता है उस आकाश के अंदर कभी गीत खत्म होगा ही नहीं। फिर अगर उसकी आवाज कम हो जाती है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर की तरफ फ्लाई करता है। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों एक्टिविटी इस स्काई लार्क के अंदर देखता है। और समुद्र की कलाओं को जब समुद्र में ज्वार भाटा आएगा तब देखेगा। तो अपने ऑक्टेव लाइन के अंदर, 4 लाइन के अंदर उसने जो सी की एक्टिविटी थी उसके बारे में बताया है, और इन 4 लाइनों के अंदर उसने स्काई लार्क जो पक्षी है उसके गीतों की जो इको है, उसका सॉन्ग है, वेरी मेलोडियस एंड वेरी चार्मिंग, उसका दृश्य का उसने क्या किया है, वर्णन किया है। तो 8 लाइनें हो गई। ऑक्टेव के अंदर द प्रॉब्लम इज रेज्ड, एक्टिविटीज ऑफ द सी एंड द एक्टिविटी ऑफ द स्काई लार्क, नेचर के बारे में बताया है। अब वो ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में बता रहा है, वो रॉयल सिटी की कंडीशन के बारे में, फॉलिंग और डिके जा रहा है ना, डिके पतन हो रहा है उसका, कि कितनी मानव की गिरती, फॉलिंग, है ना, हाउ दीज टू सेम, है ना, एंड ए सेलो, सेम शर्मनाक है, कितनी खोखला है, अर्थात ये रिल शहर बिल्कुल अशुद्ध और अर्थहीन है, वर्थलेस, बिल्कुल सेलो है, उथला है, एंड फ्रेल टाउन, रिल टाउन, या फ्रेल लिखा है, इसको रिल बोल सकते हो, रिल टाउन के अंदर, शहर के अंदर जो अशुद्ध है ना, सेम दिस सेलो, अर्थात उथला, हाउ रिंग राइट, अर्थात शहरी जीवन का फीका करता है। रिंग राइट का मतलब शहरी जीवन, सिटी लाइफ का बिल्कुल ही सेलो है, बिल्कुल ही मीनिंगलेस है ना, सॉर्डिडनेस है ना, मलिन है, सॉर्डिडनेस, मलिन है वो शहर, सॉर्डिड ऑफ ए टर्बिड टाइम, अर्थात अर्थहीन और पेचीदा शहर है। बीइंग्स प्योर, वी लाइक प्राइड एंड केयर दिस क्राउन, है ना, हम जिस मुकुट के ऊपर गर्व करते हैं, शहरी जीवन को बच्चा समझते हैं ना। आपने लंदन पोएम पढ़ी ना विलियम ब्लैक की, उसमें लंदन शहर की कंडीशन के बारे में किस प्रकार कहता है कि मैं टेम्स नदी के किनारे पर गया और मैंने वहां पर देखा एक हरलॉट के साथ, एक सोल्जर के साथ और एक इन्फेंट के साथ, ये कंडीशन एक्सप्लोटेड। तो कहने का मतलब है जो लंदन सिटी के अंदर वेल नॉन कंट्री, वेल एक्टिविटी के लिए जानी जाती है, वहां इतना अर्थहीन जीवन। तो वही चीज इसके अंदर है, रिल शहर की गिरती हुई चीजों को, है ना, पेचीदा स्थिति को वो क्या करता है, बिल्कुल सॉलिड, मलिन है, मीनिंगलेस है, एक तरीके से सेलो है, कितने उछले आदमी हैं। हाउ लॉस्ट देयर ए चीयर एंड चार्म, दे हैव लॉस्ट देयर चीयर एंड चार्म, उन्होंने अपनी प्रसन्नता खो दी है, चीयर एंड चार्म ऑफ अर्थ पास्ट प्राइड, है ना, हाउ मेक एंड मेकिंग ब्रेक एंड ब्रेकिंग डाउन, अर्थात ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें समाप्त हो गई है, वो डिके की ओर जा रहे हैं, सॉर्टेड, मलिन है ना। 2 मेंस, एक लास्ट की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड ए बाइबिकल एल्यूशन, वी कैन से दैट इट इज ए बाइबिकल एल्यूशन। 2 men लास्ट डस्ट, 2 men, ये लाइन एकदम लर्न कर लो इसको, 2 men लास्ट डस्ट देन फास्ट टुवर्ड्स मेन फर्स्ट श्राइन, अर्थात मनुष्य का जो शरीर है ना किससे बना हुआ है, डस्ट से बना हुआ। एक दिन यही शरीर इस जमीन में मिल जाएगी, अर्थात माटी की काया माटी में मिल जाएगी, और वी आर रनिंग बैक टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, हम औद्योगिक चीजों के पीछे क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। वी हैव नो टाइम to see the beauty of nature, we have no time to see the beauty of nature, we should have some time to see the beauty of nature, we should not run after towards the industrial revolution, industrial materialism,
हमें मेटेरियलिज्म के पीछे, इंडस्ट्रीज के पीछे नहीं भागना चाहिए। कुछ समय तो प्रकृति को देखने में अपना समय व्यतीत करना चाहिए ना। तो यही कविता है कि अपना जो शरीर है वो एक दिन क्या हो जाएगा, डस्ट में मिल जाएगा। तो इन कविताओं में कवि क्या कहता है, एक नेचर की जो प्योरिटी है उसको एक्सपोजेस करता है और एक ह्यूमन सिविलाइजेशन की सॉर्डिनेस, नेचर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, नेचर के बीच में और किसके बीच में बोलिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन के बीच में, ह्यूमन सिविलाइजेशन के बीच में, ह्यूमन सिविलाइजेशन और नेचर के बीच में, दोनों के बीच। क्योंकि नेचर कैसा होता है, प्योर होता है, इनोसेंट होता है। नेचर कह सकता है प्योरिटी, उसके अंदर प्योरिटी होती है, उसके अंदर इनोसेंस होता है, इनोसेंट। और ह्यूमन नेचर किससे भरा होता है बोलिए, सॉर्डिडनेस, मलिन होता है और सेलो होता है ना। हमारा जीवन कैसा होता है, सेलो और मलिन और सॉर्डिडनेस है। हम ह्यूमन सिविलाइजेशन को क्या कर रहे हैं, लॉसिंग इट। और प्रकृति हमें क्या देती है, प्योरिटी और इनोसेंस देती है। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, वो कभी हमको पता नहीं चलता। वो पहले 4 स्टैंजा के अंदर सी के बारे में लेता है, दूसरे लेफ्ट साइड के अंदर वो स्काईलार्क के बारे में बताता है, और फिर इसकी ह्यूमन सिविलाइजेशन से कॉन्ट्रास्ट कर देता है। बस यही इस पोइम के अंदर है। अब बच्चे मेरे से पूछेंगे, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोइम? आई एम टेलिंग यू द राइम स्कीम ऑफ द पोइम। ए बी बी ए, ए बी ए डबल बी ए डबल बी ए, सी डी सी, सी डी सी, एंड लास्ट लाइन डी सी डी, डी सी डी। अब देखिए इसकी राइम स्कीम क्या है, ए डबल बी ए, सी डी सी एंड डी सी डी। इट इज द स्टाइलिश ऑफ द पोएट जी.एम. हॉपकिंस। और जी.एम. हॉपकिंस की ये लिखने की स्टाइल है कि वो अपनी कविताओं में क्या करता है, इस तरीके से 14 लाइनों के अंदर ए डबल बी ए, सी डी सी एंड डी सी डी, इस तरीके से वो लिखता है। ये आपको राइम स्कीम के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। एंड ही यूजेज ए वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म, लिटरेरी डिवाइस, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस पोएम। एक लाइन है, वो लाइन आप लर्न कर लीजिए। एक तो मैंने अंतिम लाइन को आपको लर्न करने के लिए बताया है कि मानव का शरीर इस मिट्टी से बना हुआ है और इसी मिट्टी के अंदर वो क्या हो जाएगा, एक दिन दफन हो जाएगा। और एक लाइन ऐसा है जिसके अंदर वो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करता है, ए डबल एल आई टी ई आर ए टी आई यू आर। एलिट्रेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच। ये एक प्रकार का क्या है, अलंकार है। वी कैन से इट इज ए लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस। ये एक प्रकार का क्या है, लिटरेरी डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच है। और एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार को बोलते हैं। उस अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसकी एक फेमस लाइन है, मैं आपको बता देता हूं कि इसने कौन सी लाइन के अंदर एलिट्रेशन अलंकार का प्रयोग किया है। एलिट्रेशन अलंकार, एलिट्रेशन अलंकार का प्रयोग इसने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। वो लल वाली है ना लाइन, वो लाइन अभी मैंने देखो तो ये दिखा रहा हूं आपको, ये रहा वी फ्लड और फॉल विथ ए फर्स्ट स्टैंजा की थर्ड लाइन है ना, क्योंकि उसका जो एफ वर्ड है, एल वर्ड है, तो ये क्या होता है कि रिपीट होता है। ओके, तो ये एक प्रकार का एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच इस कविता के अंदर यूज की गई है। कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग, ऑलवेज स्माइल, टेक एंजॉय। और इसको आप आपस में शेयर कीजिएगा, एक दूसरे को बताइएगा। थैंक यू एवरीबॉडी। आई वुड टीच यू नेक्स्ट पोएम नेक्स्ट डे। थैंक यू, बाय।